हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये सारी घटनाएं मुझको मेरे सब्सक्राइबर प्रीत जी ने भेजी है। ये घटना उन्होंने रेडिट से मुझको भेजी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। अब मैं आपको पहली घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम एडम है और मैं नॉर्वे का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ सन 2000 में घटी थी। मेरी उम्र उस वक्त करीब 14 साल की थी। मेरे पापा साउथ नॉर्वे के पास रहते थे, लेकिन पापा ने किसी कारणवश घर बदल लिया और हम फिर ईस्ट वर्क नाम के एक शहर में रहने लगे, जो हमारे पुराने घर से काफ़ी दूर था। मेरी बहन और मुझको नए घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हमारे पुराने सारे दोस्त वहीं पर ही रहते थे। लेकिन हमको जाना पड़ा और कुछ हफ्तों बाद हम नए घर के माहौल में भी ढल चुके थे। मेरी मॉम की डेथ 1995 में हो चुकी थी। हमारे घर में मैं, मेरी बहन और मेरे पापा, बस हम 3 लोग ही रहते थे। हमारे साथ हमारा एक छोटा पेट भी था, उसका नाम योकी था। हमारे नए घर में मेरे कमरे में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था और डैड और मेरी बहन का कमरा एकदम ठीक ठाक था। वो लोग अपने अपने कमरे में सो गए थे। मुझको गेस्ट रूम मिला हुआ था सोने के लिए। मुझको भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अक्सर योकी के साथ शाम को बाहर घूमने और खेलने जाया करता था। नए वाले घर के पास मेरा एक भी दोस्त नहीं था, तो मैं अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम योकी के साथ ही बिताया करता था। मेरा घर जिस जगह पड़ता था वो एरिया सिटी के एकदम बीच में था, लेकिन वहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद काफ़ी शांति हो जाती थी। जहाँ पर मेरा घर था वहाँ से कुछ दूर एक पानी की झील थी और उस झील के बाद बड़े बड़े पेड़ों वाला एक छोटा सा जंगल चालू हो जाता था। पापा ने मुझको उस झील के पास जाने के लिए मना किया हुआ था, तो हम उस एरिया में काफ़ी कम जाते थे। मैं और योकी घर वापस आ गए थे। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए और मैं और योकी दोनों लोग गेस्ट रूम में सोने के लिए चले गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरा नाम बुला रही थी। वो आवाज़ खिड़की के पास से आ रही थी। वो जो भी चीज़ थी अपने हाथों से खिड़की को खुरच रही थी और मेरा नाम बुला रही थी। वो आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुल गई और मैं खिड़की की तरफ देखने लगा। वहाँ पर एक काली परछाई थी। मैंने ये सब अपने चद्दर के अंदर से देखा था। मुझको काफ़ी डर लग रहा था। मैं अपने बेड से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरा। वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में तेज़ होती जा रही थी। मुझको बहुत तेज़ डर लग रहा था और फिर मैं अपने पापा को आवाज़ देने लगा, पापा पापा। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मेरे कमरे में आए। वो काफ़ी नींद में थे। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि खिड़की के पास कोई मुझको खड़ा होकर बुला रहा था और खिड़की पर बार बार अपने नाखूनों से खुरच रहा था। पापा ने मेरी बात मानी और फिर वो मेरे साथ ही सो गए। योकी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रहा था। पापा ने योकी को कमरे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम और पापा हम दोनों लोग बेड पे सो गए और मैंने चादर के अंदर से ही अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था। हम दोनों काफ़ी गहरी नींद में थे। करीब आधे घंटे बाद मुझको वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ पिछली बार से ज़्यादा तेज़ थी। मैंने डैड से बोला, पापा क्या आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है? पापा ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने मुझसे बोला, शांत रहो, डरो मत। उनको भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने और पापा हम दोनों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर वही परछाई दोबारा खड़ी हुई थी और अपने हाथों से खिड़की को खुरच रही थी। वो परछाई खिड़की पर खड़े होकर हम लोगों को देख रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और मैंने चद्दर के अंदर से
पापा के हाथ को और तेज डर के पकड़ लिया। उसी वक्त पापा मुझको लेके अपने रूम में चले गए। वहाँ पर ड्रॉर में उनकी पिस्तौल रखी हुई थी। उन्होंने उस पिस्तौल को बाहर निकाला। इतनी देर में योकी भी बाहर से भौंकने लगा। वो इतनी ज़ोर से भौंक रहा था कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। पापा ने मुझको अपने रूम में छोड़ दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं रूम से बाहर ना निकलूं। योकी की भौंकने की आवाज़ सुन के मेरी बहन भी जग गई और वो नीचे पापा के कमरे में आ गई। पापा जब भाग के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की के पास कोई भी नहीं था और वो अजीब सी परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि खिड़की के उस कांच पर उस नाखून के खरोचने के निशान साफ साफ थे। अगले दिन मेरा रूम का काम तैयार हो चुका था और अब मुझको मेरा खुद का रूम भी मिल चुका था। पिछली रात हुए हादसे की वजह से मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझको अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था। लेकिन पापा ने मुझको बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी रात जग के अपना काम करूँगा। तुमको कोई भी तकलीफ़ हो तुम मुझे आवाज़ दे देना। उन्होंने मेरे कमरे के बाहर के कॉरिडोर की लाइट भी खुली छोड़ दी थी ताकि मुझको अंधेरे में अगर कोई डर लगे तो वो अचानक से मेरे पास आ जाए। रात के करीब 10 बज चुके थे और मैं खाना खा के सो गया था। रात के करीब 2 बजे मुझे काफ़ी तेज़ ठंड लगने लगी। वो ठंड एकदम बर्दाश्त के बाहर थी। मैं अपने बेड पर लेटे लेटे ही बहुत ज़ोर से काँप रहा था। मेरी आँख अचानक से खुल गई और मैंने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा है और दरवाजे के बाहर की कॉरिडोर की लाइट भी बंद थी। मुझको लगा कि शायद पापा ने कॉरिडोर की लाइट बंद कर दी है और मैं ठंड में अपने बेड से नीचे उतरा और पापा को बुला रहा था। मेरे बुलाने पर भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझको लगा कि शायद वो सो गए हैं। मुझको काफ़ी अजीब और डर लग रहा था तो मैंने सोचा कि कॉरिडोर की लाइट को खोल देते हैं। मैं अपने रूम के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि कॉरिडोर की लाइट अपने आप खुल गई। मुझको लगा कि शायद पापा जग गए हैं और मैंने उनको आवाज़ दी, पापा पापा। मेरे आवाज़ देने पर भी उनका कोई भी जवाब नहीं आया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। दरवाजे के नीचे से कॉरिडोर की लाइट आ रही थी। उसके नीचे से मुझको एक परछाई आती हुई दिखी और वो परछाई आके मेरे दरवाजे के पास रुक गई। मैंने फिर से एक बार पापा को आवाज़ दी लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से मुझको कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं एकदम शांत था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने दरवाजे पे अपना कान लगाया और तभी मुझको वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ दरवाजे के पीछे से आ रही थी और वो आवाज़ दरवाजे पे ही नाखून रगड़ रही थी। मैं काफ़ी डर गया था और डर की वजह से मैं जाके अपने बेड के नीचे छुप गया। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैं बेड के नीचे से छुप के दरवाजे के हैंडल की तरफ देख रहा था और वो हैंडल धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। मेरी नज़र बस उस दरवाजे के हैंडल की तरफ थी और मैं डर और ठंड की वजह से बहुत तेज़ काँप रहा था। उस अजीब सी काली परछाई ने दरवाजे को पूरा खोल दिया और मेरे बेड की तरफ देख रही थी। मैं बेड के नीचे से उस परछाई को साफ साफ देख रहा था और मुझको उसकी पीली आंखें साफ साफ नजर आ रही थी। शायद उसको ये पता चल गया था कि मैं बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो परछाई मेरे कमरे के अंदर आ गई और बेड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। मैं बस उसके पैरों को देख रहा था। अंधेरे में बस मुझे उसके काले काले पैर नजर आ रहे थे। मैं बस चुपचाप बेड के नीचे बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद वो परछाई मेरे बेड के ऊपर चढ़ गई और उस पे से मुझको आवाज़ देने लगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और बाहर से लाइट अंदर की तरफ आ रही थी। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाई और दरवाजे के बाहर खूब ज़ोर से भाग गया। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए भागा कि पापा और मेरी बहन दोनों लोग कमरे की तरफ भागते हुए आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि वो परछाई अब मेरे कमरे में आ गई है। वो दोनों काफ़ी डर गए थे। पापा ने अपनी रिवॉल्वर को अपने पास ही रखा हुआ था। उन्होंने मुझसे और मेरी बहन से बोला कि हम कमरे के बाहर रहें और पापा रिवॉल्वर लेके कमरे के अंदर चले गए। वो जैसे ही कमरे के अंदर गए उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया। करीब 5 मिनट तक हम दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उनकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं और मेरी बहन
हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और हमने सोचा कि हमें कमरे के अंदर जाके देखना चाहिए। हमने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि पापा खिड़की के पास खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। मैंने अपने पापा को बुलाया, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि पापा क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? तब वो घबराते हुए बताने लगे कि जब वो कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो परछाई खिड़की से बाहर निकल रही है। उस परछाई ने पापा की आंखों में देखा और पापा कुछ सेकंड तक एकदम जम गए थे। वो उस परछाई को कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उन्होंने ये बताया कि उस परछाई ने उनको सम्मोहित कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे वो परछाई अपने आप खिड़की से बाहर निकल गई और जंगलों की तरफ भागते हुए चली गई। पापा और मैं हम सब काफ़ी डरे हुए थे। अगले दिन पापा ने मुझको और मेरी बहन को हमारे दादी और दादा के पास भेज दिया और कुछ समय बाद उन्होंने अपने ब्रोकर से बात भी की और जिस नए घर में हम लोग रह रहे थे, उन्होंने उस घर को एक सस्ते दाम में एक दूसरी फैमिली को बेच दिया। उसके बाद हमने एक तीसरा घर लिया। वो घर हमारे दादा दादी के घर के बहुत पास था। हम उस नई जगह में शिफ्ट हो गए और फिर कभी दोबारा हम उस पुराने घर के पास कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम डेविड है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं बॉस्टन सिटी के पास रहता हूँ। मैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ और मुझको अपने क्लाइंट को ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है। मैं अपने क्लाइंट के दिए हुए हर काम को दिल लगा के करता हूँ और मेरे क्लाइंट मुझसे बहुत खुश भी रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरी पेमेंट एकदम टाइम पे मिल जाती है। मैं पहले एक कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन 2009 में मैंने अपना काम छोड़ दिया और फिर फ्रीलांसर खुद का काम करने लगा। जब मैं अपना खुद का काम करने लगा तो मुझको अच्छी खासी इनकम भी होने लगी। मैं अपने काम में इतना ज़्यादा उलझा रहता था कि मुझको खुद के लिए और मेरे घर के लिए समय ही नहीं मिलता था। मैं काफ़ी स्ट्रेस में भी रहने लगा था और काम की वजह से मैं काफ़ी इरिटेट भी होने लगा था। मैं देर रात तक जगता भी था। मेरी हालत देखते हुए डॉक्टर ने मुझको बोला कि मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए और मुझे कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टियां भी ले लेनी चाहिए। उन्होंने मुझको योगा करने को भी बोला था। मेरे साथ मेरी वाइफ एमा भी थी। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। कॉलेज के बाद हमने शादी कर ली। एमा एक बहुत अच्छी पेंटर है। उसको पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी पेंटिंग अच्छे खासे एग्जीबिशन में जाती है और उसको उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। उसकी पेंटिंग का एक पर्सनल रूम बना हुआ था, जिसके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। डॉक्टर ने मुझको योगा के लिए बोला हुआ था, जिससे मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता। मैं कुछ दिन छुट्टी लेके एमा और खुद को टाइम भी देना चाहता था। मैं डॉक्टर के बताए हुए तरीके के अनुसार रात में जल्दी सोने की कोशिश करता था। मुझको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। एमा थोड़ा जल्दी सो जाती थी और मैं रात में करीब 11 से 12 बजे तक जगता था, क्योंकि मुझे लेट नाइट जगने की आदत थी। मेरे बेड के सामने एक खिड़की है, जहाँ से बाहर का पूरा एरिया साफ साफ नज़र आता था। मैं रात में बैठ के बुक पढ़ने लगा। करीब रात के 11:30 बज रहे थे। मेरे घर के सामने एक और घर था, जहाँ पर एक पालतू जानवर था। वो अचानक से भौंकने लगा। वो काफ़ी देर तक और काफ़ी ज़ोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज़ मुझको सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझको बुक पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैं खिड़की के पास गया तो देखा कि वो कुत्ता मेरी कार की तरफ देख के भौंक रहा था। फिर मैंने अपनी कार की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उस कुत्ते का भौंकना बंद ही नहीं हो रहा था। करीब 5 सेकंड बाद मैंने अपनी कार की तरफ फिर से देखा। मेरी कार के पास एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो परछाई मुझको ही देख रही है। मेरी कार सफ़ेद रंग की थी और उसके आगे खड़ी वो परछाई मुझे अंधेरे में साफ साफ नज़र आ रही थी। उस परछाई के पतले पतले टांग थे और हाथ थे ही नहीं। मुझको साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ पर कोई खड़ा है और मुझको देख रहा है। एमा सो रही थी और मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मुझको ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी कार चुराने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पुलिस वाले मेरे ही एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे।
इसलिए उनको मेरे घर तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट ही लगे। जब पुलिस वाले मेरे घर पर आए तो उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। मैं जैसे ही बाहर निकला मैंने देखा कि वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने उसको उस परछाई के बारे में बताया, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उन्होंने मेरा नंबर नोट किया और वहाँ से चले गए और मैं काफ़ी सोच में पड़ गया था कि कुछ सेकंड पहले वो परछाई वहीं थी, फिर उसके बाद वो अचानक से गायब कहाँ हो गई। ये सोचते सोचते मुझे रात के करीब 12:30 बज गए और फिर मैं सो गया क्योंकि सुबह मुझको जल्दी उठ के योगा करना था। फिर मैं सुबह करीब 4 बजे उठा। एमा काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए मैंने उसको सुबह नहीं उठाया। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। उस वक्त काफ़ी शांति होती है। मैं बहुत सालों बाद सुबह के 4 बजे उठा था। मैं अपने बेड के नीचे ज़मीन पर ही बैठ गया और वहीं पर बैठ के योगा करने लगा। मुझको बस मेरी और एमा की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट तक मैंने योगा किया। 5 मिनट बाद मुझे किसी की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी तीसरे आदमी की थी। बहुत ताज्जुब की बात थी, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। वो सांस लेने की आवाज़ बगल वाले रूम से आ रही थी। वो बगल वाला रूम और कोई नहीं, एमा का पेंटिंग वाला रूम ही था, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जाता था। मुझको पता चल गया था कि वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैंने उस कमरे को हल्का सा खोला। उसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी और सूरज बस निकलने ही वाला था। मैंने देखा कि वही परछाई जो रात में कार के पास खड़ी थी, अब वो एमा के पेंटिंग वाले रूम में आ गई है और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो परछाई को देखते ही मैं एकदम जम गया था। उस परछाई के पैर बहुत ही ज़्यादा पतले थे, इस वजह से उसको खड़े होने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुझको बस वो परछाई दिख रही थी और उसके सांस लेने की आवाज़ मुझको साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो कांपते हुए पैरों से धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हर एक कदम में ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों की हड्डियाँ ज़्यादा चलने की वजह से घिस चुकी थीं, जिसके घिसने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं काफ़ी डर गया था और डर की वजह से मैंने उस कमरे को बंद कर दिया और चिल्लाने लगा। मैं चिल्ला के एमा को बुलाने लगा। एमा काफ़ी नींद में थी और भागते हुए मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसको बताया कि कमरे के अंदर कोई है। कमरे के दरवाजे के बगल में एक स्विच लगा हुआ था जिससे अंदर की लाइट जलती थी। एमा ने उस स्विच को दबाया और कमरे के अंदर गई और मुझे भी लेके गई। उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, उसमें बस एमा की पेंटिंग रखी हुई थी। वो काफ़ी नींद में थी और नींद टूटने की वजह से वो मेरे पे गुस्सा हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि ये मेरा कोई वहम है। ये बोल के वो दोबारा सोने चली गई। मैं उसकी ये वहम वाली बात मान भी लेता, लेकिन वो परछाई वही थी जो मुझे कल रात कार के पास दिखी थी और वो परछाई उस कुत्ते को भी दिखी थी, इसीलिए वो भौंक भी रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो परछाई अचानक से गायब हो चुकी थी और वो परछाई मेरे अलावा किसी को भी नहीं दिखी। मैं ये सोचते सोचते कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र एमा की बनाई हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। वो पेंटिंग एमा ने तब बनाई थी जब वो करीब 15 या 16 साल की थी। मैंने जब उस पेंटिंग को देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया क्योंकि उस पेंटिंग में एक घना जंगल बना हुआ था और उस जंगल के आगे एक झील थी और उस झील के पास वही काली परछाई खड़ी हुई थी जिसको मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस पेंटिंग में उस परछाई का चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसा मैंने कल और आज सुबह देखा था। मैंने ये बात एमा को नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन ये बात एकदम सच थी और ये मेरा कोई वहम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।